जी तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है दैट इज ऑन होम्योस्टैसिस अगेन, विच इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो है अमूमन स्टूडेंट्स को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन हम ज़बरदस्त एक रिसर्च के साथ और ज़बरदस्त एक इंटीग्रेशन के साथ जो है इस टॉपिक को पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन वो मादे हैं जो जिस्म में नहीं रहते, जो सेल के अंदर नहीं रहते। सेल जो है वो बेसिकली कह रहे हैं कि इन सारे मादों को जो है वो अपने इंटरनल बॉडी से बाहर निकाल कर ब्लड में या इंट्रा सेलुलर स्पेसिस में या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में थ्रो कर देता है। ये तीन लफ्ज मैंने इस्तेमाल किए हैं, इसकी बाद में हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये मादे यानी बॉडी से यानी सेल से बाहर जाने चाहिए। अब स्टूडेंट्स, मैं आपसे क्या बात कर सकता हूँ। एक्सक्रीशन जो है, अगर हम देखें हमारी बॉडी में बहुत से न्यूट्रिएंट्स असेमिलेटेड है। हमारी जो बॉडी है, हमारे जो सेल्स हैं, उसके अंदर बहुत से न्यूट्रिएंट्स हैं। जैसे असेमिलेटेड का मतलब है कि वो हमारी बॉडी में जो है वो कहीं ना कहीं पर मौजूद हैं और वो अपनी जगह पे मुख्तस हैं, यानी वहां पर उनकी रहाइश है, वहां पे वो रह रहे हैं। तो लिहाजा उनमें से जो मेटाबोलाइट होते हैं, जो मेटाबोलाइज होते हैं, उनमें से हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं और लिपिड्स हैं। पहले नंबर पे याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो मेटाबोलाइज होते हैं, वो टूट फूट का शिकार होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। जबकि लिपिड्स भी हैं, विच इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन with some nitrogen, बल्कि with some सल्फरस कंपाउंड्स कह लें, ये कह लें कि सिंपली जो हमारे पास लिपिड्स हैं वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स कंटेन करते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इसके अंदर होता है, लेकिन दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स। नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह हम आगे प्रोटीन्स में देखते हैं। तो लिहाजा ये लिपिड्स जो हैं ये भी मेटाबोलाइज होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स पहले नंबर पे होते हैं, दूसरे नंबर पे लिपिड्स मेटाबोलाइज होते हैं, और इन दोनों का एंड प्रोडक्ट जो है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकलना चाहिए। उसके बाद डेफिनेटली फिर हम बात करेंगे प्रोटीन्स की जो मेटाबोलाइज होते हैं। इसके अलावा सम न्यूक्लियो प्रोटीन्स हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन यानी जो सेल का न्यूक्लियस है उसके अंदर भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं, वो भी जो है कह लें कि मेटाबोलाइज होते हैं। और ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन्स हैं, यू कैन से दैट, और जो प्रोटीन्स हैं जो कि अमूमन सेल के अंदर होते हैं, इनका जो वेस्ट होता है उसको हम नाइट्रोजीनियस वेस्ट कहते हैं। यानी ये जो एक फुजला पैदा करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल पैदा करते हैं, उसमें नाइट्रोजन होता है। और इसकी बहुत सी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, यानी जो प्रोटीन से नाइट्रोजीनियस वेस्ट बन रहा है या न्यूक्लियो प्रोटीन से नाइट्रोजीनियस वेस्ट बन रहा है, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अब इसकी डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं? एक तो फॉर्म जो है वो यूरिया है, एक फॉर्म जो है वो हमारे पास अमोनिया है, ठीक है। एक फॉर्म हमारे पास अमोनिया है, यूरिया है। फिर यूरिक एसिड हमारे पास एक फॉर्म है, ठीक है, यूरिक एसिड। और इसके अलावा हमारे पास क्रिएटिनिन है। इसके अलावा हमारे पास वी हैव डिफरेंट प्योरीन्स, पैरामिडिन्स, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है ज़ेंथोफिन्स हैं। इसके अलावा देयर आर वेरी डिफरेंट टाइप, जैसे हाइपोजेंथिन है, जेंथिन है। इसके अलावा लैंटोइन है, ठीक है। लैंटोइन के अलावा जो है ट्राइमेथैलामाइन ऑक्साइड है, ठीक है। क्रिएटिनिन है, क्रिएटिन है, मैंने आपसे बोल दिया। तो ये डिफरेंट है, ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो अभी तक आपको मैंने बताया कि एक्सक्रीशन कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, वाटर का निकलना, या नाइट्रोजीनियस वेस्ट कंटेनिंग कंपाउंड से अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, या इसकी कुछ डेरिवेटिव्स का निकलना, यानी इससे ड्राइव हुए कुछ कंपाउंड्स का निकलना। तो ये कैसे पॉसिबल है ये मैं आपको बता रहा हूँ। जी तो स्टूडेंट्स, हमें पता लगा कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो अब नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो टॉक्सिक है बॉडी के लिए। याद रखिएगा, एनिमल बॉडी हो या प्लांट बॉडी हो, दोनों के लिए नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो टॉक्सिक है। तो इसको लिहाजा बॉडी से चले जाना चाहिए, इसको बॉडी से रिमूव हो जाना चाहिए। यूरिया, यूरिक एसिड, याद रखिएगा एक ही बॉडी तीनों कंपाउंड्स नहीं बनाती है। हर बॉडी स्पेसिफिक है कंपाउंड बनाने के लिए, मतलब डिफरेंट नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाने के लिए हर बॉडी स्पेसिफिक होती है। तो ये भी मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। सो स्पेशली अगर हम देखें, नाइट्रोजीनियस जो कंपाउंड्स हैं ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं बहुत ज्यादा दर्जे पर बॉडी के अंदर। तो इनका रिमूव होना जो है वो एक्सक्रीशन जबरदस्त मायनों में कहलाया जाएगा। यानी आप अगर कहें कार्बन डाइऑक्साइड भी बॉडी से बाहर आ रही है, वाटर भी बाहर आ रहा है, सर ये भी एक्सक्रीशन होगा, द आंसर इज यस। लेकिन एग्जैक्ट अगर हम डेफिनेशन को देखें तो वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट का रिमूवल है एक्सक्रीशन। दूसरे कंपाउंड्स के रिमूवल को भी आप एक्सक्रीशन कह सकते हैं, लेकिन फेवर ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड को कर रहा है। यानी दोनों को आप एक्सक्रीशन कहें, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। सो अगर हम देखें, लेट्स जस्ट रियली टॉक अबाउट प्लांट्स। प्लांट्स जो है स्टूडेंट्स ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। आपने आज तक यही पढ़ा है कि प्लांट्स अपना फूड खुद बना लेते हैं एंड
they are a kind of bodies जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करते हैं, और फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का इस्तेमाल करके ये अपने अंदर ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो जब ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं ऑटोट्रॉफिक मोड के ऊपर, तब आप इनको कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉफिक मोड पे इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन है। लेकिन एट द सेम टाइम दिन के ही वक्त ऑटोट्रॉफिक मोड अगर चल भी रहा है तो रेस्पिरेशन भी चल रहा होता है हमारी तरह, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल हम देखें मजीद इनके बारे में, तो व्हाट आई विल जस्ट रियली टॉक टू यू इज कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बनाते हैं, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये एकदम जो है कह लें कि ये रिलीज नहीं करते बाहर की इन्वायरमेंट में। तो ये इस पर डिटेल में मैं आगे जाके आपसे बात करने वाला हूँ, लेकिन मैं अभी इतना आपको बताता जाऊँ कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड बॉडी बनते हैं, और जब जरूरत पड़ती है कि ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में इनको स्टोर कर लेते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो फिर इनको ये एक्सक्रीट भी करते हैं, इनको ये बॉडी से बाहर भी निकालते हैं। जिस तरह आपने मुंह में देखा होगा कि जब पतझड़ आता है, खज़ां आती है, तो सारे पत्ते जो हैं वो नीचे गिरते हैं। तो ये वो टाइम होता है कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो टॉक्सिक कंपाउंड्स इन्होंने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जोड़ रखे हैं अपनी बॉडी में, उनको रिलीज करने का जो है वो वक्त आ गया होता है। तो लिहाजा अभी हम बात करते हैं आपसे एक्सक्रीशन प्लांट्स की, और फिर मैं बाद में आपसे बात करूंगा एक्सक्रीशन इन एनिमल्स की। लिहाजा अभी हम बात करते हैं एक्सक्रीशन प्लांट्स की। जी तो स्टूडेंट्स, अगर मैं एक्सक्रीशन प्लांट्स की बात करें तो आपको पता है कि एक्सक्रीशन जो है एक ऐसा अमल है कि कोई भी जानदार हो वो एक्सक्रीशन लाजमी करता है, और समझ लें कि एक्सक्रीशन एक लाइफ की प्रॉपर्टी है। अगर कोई भी जानदार है वो अगर वो एक्सक्रीशन ना करे तो शायद वो जानदार नहीं है। याद रखिएगा, कोई भी जानदार वो एक्सक्रीशन करता है। आप मुझे कोई ऐसा नाम बताएं किसी जानदार का जो एक्सक्रीशन नहीं करता कमेंट में, तो उस पर डिबेट की जा सकती है, वरना मेरे तो अभी नजरिए में कोई नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अगर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस देखें, अमूमन देखें आप, प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेटिक इन नेचर होते हैं, तो उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सीजन होता है। लेकिन अगर देखा जाए अगर रेस्पिरेशन का प्रोसेस, तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो यानी यू कैन से कि ये तीन गैसेस जो हैं प्लांट्स का वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं। तो अगर हम फॉर एग्जांपल देखें कि फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को देखें, तो कार्बन डाइऑक्साइड बतौर रिएक्टेंट इस्तेमाल हो रहा है, वाटर यूज हो रहा है, ठीक है, और साथ जो है वो ग्लूकोज बन रही है, और साथ जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, विच इज अ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, इसको वेस्ट प्रोडक्ट को अब जो कह लो कि आप रात है, ठीक है, या दिन है, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, ये लाइट रिएक्शन जो आपको बताए गए थे वो न्यूक्लियोटाइड्स का बनना है, NADPH और ATP वगैरह का बनना, मैंने आपको लाइट रिएक्शंस बताया था, बल्कि आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको बताऊंगा। और जो रेस्पिरेशन है इट इज अ डार्क रिएक्शन, ठीक, ग्लूकोज का टूटना, ठीक है, ये देखें ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा और वो बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये पौधा दोनों चीजें एक ही वक्त में कर रहा होता है। दिन के वक्त तो चले फोटोसिंथेटिक प्रोसेस जो है वो चल रहा होता है, लेकिन रात के वक्त जो है वो रेस्पिरेशन ही सिर्फ चल रही होती है। तो लेकिन दिन के वक्त रेस्पिरेशन जमा फोटोसिंथेसिस दोनों प्रोसेस चल रहे होते हैं, लेकिन रात के वक्त सिर्फ रेस्पिरेशन चल रही होती है। यानी यू कैन से कि कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है पौधे के लिए, और वाटर भी। और वाटर को रिमूव करने के लिए आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि ट्रांसपायरेशन होती है, यानी जो पत्ते होते हैं, पत्तों के जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा जो नीचे वाली सतह पे होते हैं, ये स्टोमेटा सारे क्या करते हैं कि ओपन हो जाते हैं और फिर वाटर वहां से आउट होता रहता है। इवन कार्बन डाइऑक्साइड भी वहां से आउट होती रहती है, और ऑक्सीजन अंदर और बाहर जाने का काम भी स्टोमेटा से ही लिया जा रहा है। यानी गैसियस एक्सचेंज जो है वो स्टोमेटा से होती है। अगर पानी स्टोमेटा से बाहर निकल रहा है तो इसको आप ट्रांसपायरेशन कहेंगे, या रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी, इसको भी आप ट्रांसपायरेशन का नाम देंगे। स्टोमेटा से अमूमन होती है, लेंटिसेल्स वगैरह से भी हो जाती है, लेकिन यह है कि ट्रांसपायरेशन पानी का रिमूवल है। और पानी का इस्तेमाल सिर्फ ये नहीं है कि वेस्ट प्रोडक्ट है और बॉडी से बाहर निकाल दो और इर्द गिर्द के माहौल को ठंडा रखो पानी वेपर्स प्रोड्यूस करके। पानी का काम है सेल के अंदर जाना और उसकी शेप को बरकरार रखना, इसको टर्गर कहते हैं। क्या होता है कि पानी जाकर वैक्यूल में इकट्ठा हो जाता है, वैक्यूल जो है वो साइटोप्लाज्म को जो है वो जोर लगाता है। लेट्स से दैट ये हमारे पास एक प्लांट सेल है और ये हमारे पास सेंट्रल वैक्यूल है और ये हमारे पास न्यूक्लियस है। और जब पानी जो है वो एंटर करेगा इनटू द वैक्यूल, तो वैक्यूल काफी मोटा थिक हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा वाटर से, और फिर ये प्रेशर लगाएगा मेम्ब्रेन पर, सेल वॉल पर, सेल मेम्ब्रेन पर। और फिर स्टूडेंट्स क्या होगा कि जो सेल की शेप है वो शेप जो है वो क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी।
और शेप के मेंटेन रहने से प्लांट अपनी शेप में जो है वो बरकरार रहेगा। अमूमन आप देखते हैं कि जब आप पौधा उखाड़ लेते हैं, जड़ों से निकाल लेते हैं, तो वो विल्ट कर जाता है, पौधा जो है वो विल्ट कर जाता है, यानी वो मुरझा जाता है। क्यों? क्योंकि टर्गर खत्म हो जाता है, यानी जो वैक्यूल में पानी जा रहा था वो जाना बंद हो जाता है और फिर सेल की शेप थोड़ी सी डी नेचर हो जाती है। तो आपको पता है डी नेचर सा ये पूरा पौधा एक डी नेचर सा, यानी जो उसकी शक्ल जिस तरह की होनी चाहिए वैसा नजर नहीं आता, मुरझाया हुआ नजर आता है। तो लिहाजा पानी का किरदार है यहाँ पर कि वेस्ट भी हो रहा है ट्रांसपिरेशन से और टर्गर के तौर पे इस्तेमाल भी हो रहा है। इसके अलावा आपको बताया कि जो पौधा है, अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो पौधा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, इन गैसेस को जो है बतौर वेस्ट निकालता है। अगर आप सोच रहे हैं कि पानी तो सर लिक्विड होता है, आप गैसेस कह रहे हैं, तो वेपर्स की फॉर्म में पानी एग्जिस्ट करता है इनसाइड द प्लांट बॉडी जब वो निकल रहा होता है। लेकिन यह है कि जब वो कंडेंस हो जाता है, एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, तो वो लिक्विड की फॉर्म में ही रहता है। यानी कि पानी एक खूबसूरत मॉलिक्यूल है जो गैस और लिक्विड दोनों की फॉर्म में एक ही वक्त में एक जगह पे एग्जिस्ट कर सकता है। लिहाजा आगे बात करते हैं आपसे। जी तो स्टूडेंट्स, अगर हम मजीद बात करें तो हम एक्सक्रीशन प्लांट्स में तो हम कहेंगे कि प्लांट्स जो हैं इनमें आपने अमूमन शुरू से अभी तक पढ़ा है कि इनमें बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। तो बड़े बड़े वैक्यूल्स होने का मतलब ये है कि इसके पीछे दो रीजंस हो सकते हैं। दो रीजंस कौन से? कि ये यूजफुल कंपाउंड अपने अंदर स्टोर करते हैं या फिर ये अपने अंदर वेस्ट मटेरियल भी स्टोर कर सकते हैं। यानी ये दोनों काम वैक्यूल्स जो है वो कर सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल बात करें कि लेट्स से दैट कि यूजफुल कंपाउंड तो प्लांट की बेनिफिशियरी एस्पेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, अब वेस्ट जो कंपाउंड है वो अच्छी चीज नहीं है, स्पेशली जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट, जैसे मैंने आपसे बात की। तो वेस्ट कंपाउंड को जो है वो रिमूव हो जाना चाहिए वैक्यूल से। अगर ये रिमूव नहीं होंगे तो फिर प्लांट वैक्यूल में क्रिस्टल फॉर्मेशन होगी। अब ये क्रिस्टल फॉर्मेशन जो है प्लांट्स के लिए अच्छी चीज नहीं है। अब इसकी वजह भी मैं आपको बताता चलूँ कि क्रिस्टल फॉर्मेशन डेफिनेटली वेस्ट कंपाउंड अब स्टोर हो रहे हैं, अब उसको बाहर निकालने का मैकेनिज्म नहीं है। इसके अलावा यू कैन से कि वैक्यूल जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी अपने अंदर स्टोर करने की अहलियत रखता है। ना सिर्फ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड बल्कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ये नहीं कि सिर्फ लीव्स में ऐसा हो रहा है, देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स, बहुत से डिफरेंट ऑर्गन्स भी हैं प्लांट्स में जो ये काम कर रहे हैं। लिहाजा आप कह लें कि डिफरेंट ऑर्गन्स में अगर मैं प्रोमिनेंटली कहूं तो मैं लीव्स का नाम लूंगा, और लीव्स को इसी बुना पर जो है वो कहते हैं कि ये बहुत से डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और वेस्ट मटेरियल अपने स्टोर करने की अहलियत रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बहुत सी मिनरल्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड लीव में स्टोर हो रहे हैं तो लीव का जो वजन है वो हैवी हो जाएगा, और जो लीफ है अगर उसका वजन हैवी हो जाता है तो उसका ये जो स्टॉक है ये भी डेफिनेटली जरूरत से ज्यादा वजन महसूस करेगा, क्योंकि बहुत सा मटेरियल जो है वो वैक्यूल्स के अंदर स्टक हो चुका हुआ है। और आपको जैसे पता है कि लीफ के अंदर बहुत से सेल्स होते हैं जिनमें मीजोफिल सेल्स हैं और पैलिसेड मीजोफिल सेल्स होते हैं और स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स होते हैं। तो नो डाउट वो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस भी कर रहे होते हैं। इसके अलावा देयर आर सर्टेन सेल्स जो कि वैक्यूल्स बड़े रखते हैं और अपने अंदर आप कह लें कि वेस्ट मटेरियल स्टोर करने की अहलियत रखते हैं। तो स्टॉक भारी हो जाएगा, और स्टॉक भारी होने की वजह से क्या होगा कि लीफ जो है वो गिरेगा। लिहाजा यू कैन से कि जैसे ब्लू बेल वगैरह के लीव हैं, जब ऑटम सीजन आता है तो अपने अंदर काफी ज्यादा वेस्ट स्टोर कर लेते हैं, और फिर जब ये गिरते हैं नीचे तो गार्डनर्स जो होते हैं इनको उठाकर जमीन खोद कर अंदर दबा देते हैं, और फिर तकरीबन 1-2 माह बाद इन लीव्स को निकालकर वो अपनी क्यारियों वगैरह में, जहाँ पर जमीन वगैरह थोड़ी सी गोडी वगैरह करके वहां पर इन लीव्स को रखते हैं, लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर बहुत से मिनरल्स होते हैं और पौधों को आपको पता है मिनरल्स चाहिए। तो लिहाजा जो उन्होंने किसी जमाने में स्टोर किए थे अपने अंदर मिनरल्स फॉर द सेक ऑफ वेस्ट मटेरियल, अब वही मिनरल्स उनके लिए न्यूट्रिएंट्स का काम देते हैं और एक रिसाइकल चलता है। यानी जो मिनरल्स रिलीज हुआ नीचे गिरा और नीचे गिरकर दोबारा उनकी बॉडी में एक्यूमुलेट हुआ और आकर ये साइकिल चल गया। तो लिहाजा यू कैन से दैट कि जो लीव्स हैं वो एक वेस्ट मटेरियल को थ्रो करने का, बॉडी से बाहर निकालने का जो है एक रोल अदा करते हैं। इसी वजह से हम जो लीव्स हैं इनको एक्सक्रीटोफोर्स कहते हैं। एक्सक्रीटोफोर्स क्या होते हैं कि जो ऐसे ऑर्गन्स स्पेशली लीव्स जो अपनी बॉडी में वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट करें और फिर एक सीजनल इफेक्ट की वजह से जो है जैसे खजां वगैरह आती है तो वो फेल डाउन हो जाए, और इस तरह से जो प्लांट बॉडी में वेस्ट मटेरियल है वो सारा का सारा प्लांट बॉडी से बाहर चला जाए। तो इस तरीके से यू कैन से दैट कि थिंग्स आर गोइंग ऑन, चीजें जो है हो रही होती हैं पौधे के अंदर, एक्सक्रीटोफोर के फंक्शंस चल रहे होते हैं, लीज एक्सक्रीटोफोर का किरदार अदा कर रहे होते हैं। इसके अलावा वैक्यूल बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा होता है और क्रिस्टल फॉर्मेशन जो है वो कर रहा होता है। सो विच इज ऑल्सो समथिंग नॉट वेरी गुड, राइट। सो आगे बात करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अगर हम सोचें कि जो पत्ते हैं वो येलो कलर के हो रहे हैं तो अगर वो गिरने से पहले डेफिनेटली एक्सक्रीटोफोर का फंक्शन आपको बताया,
तो पत्ते येलो क्यों हो रहे हैं? क्या ऐसा हो रहा है कि उनमें से पिगमेंट, क्लोरोफिल जो है या और डिफरेंट जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो निकल रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं? तो ये बात सच नहीं है। पत्ते येलो हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें से क्लोरोफिल जो है वो रिमूव हो रहा है, बल्कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी ने तो हमें बता दिया है कि जो लीव्स हैं उनमें लोडेड होता है पिगमेंट, यानी उनमें डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं। जब पत्ता गिरता है येलो होकर तो उनके अंदर, जब हम येलो पत्ते को हमने लिया, माइक्रोस्कोप में जाकर स्टडी किया, माइक्रोग्राफ्स वगैरह देखे तो पता लगा, तो उनके अंदर तो बहुत टेस्ट वगैरह किए तो पता लगा उनमें बहुत से जो हैं वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद हैं। लिहाजा आखिर फिर येलो क्यों हो रहे हैं, साइंसदानों ने इस चीज का पता लगाने की कोशिश की। तो फिर पता ये लगाया कि उनमें बहुत से टॉक्सिक मटेरियल होते हैं। एक तो लीफ के अंदर, दैट्स वाई उसको गिरना होता है। एक्सक्यूटोफोर का फंक्शन जो है वो पत्ते अदा कर रहे होते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स भी कर रहे होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो रीजन है येलोइंग ऑफ लीफ का वो है हैवी मेटल्स की एक्यूमुलेशन, यानी हैवी मेटल्स जो है वो पत्ते के अंदर आकर स्टोर हो जाते हैं और फिर जो स्टोर हो जाते हैं तो स्टोर होने के बाद वो येलोइंग ऑफ लीफ कर देते हैं। और फिर गार्डनर्स को अमूमन पता होता है कि अब ये पत्ते येलो हो गए हैं और एक वक्त आएगा कि अब इन्होंने नीचे गिर जाना है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का काम उस पत्ते में से डेफिनेटली वीक हो जाता है और वो येलोइंग इस बात का नतीजा होता है कि एक वक्त आता है फिर वो नीचे गिर जाते हैं। आप मुझे बताएं वो कौन से हैवी मेटल्स हैं जो येलोइंग ऑफ लीफ कॉज करते हैं? आप ही मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो चलते हैं अगली बात की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, अब अगर मज़ीद सोचें तो अब देखें बहुत से जो ट्रीज होते हैं उनकी ब्रांचेस हैं या उनके ट्रंक्स हैं, ये भी एक कह लें कि वेस्ट मटेरियल को, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मटेरियल्स को जो कि वेस्ट हैं, इनको स्टोर करने का बायस बनते हैं। तो अगर हम ब्रांचेस की बात करें या ट्रंक्स की बात करें, उसमें मैंने आपको जो है जैसे लेट्स से दैट कि ये एक ट्रंक है और दरख्त का, और ये मैंने इसका क्रॉस सेक्शन जो है ऐसे आपको एक लेटरल साइड पे मैंने कट करके दिखाया है। तो इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें जो ओल्ड जाइलम्स हैं, ये वाले जाइलम जो है, कहते हैं इसको आप निकाल दें, ये वाले जाइलम जो है ये फंक्शनल नहीं है। ये वाले जाइलम्स, ये वाले सारे जाइलम्स के जो रिंग्स हैं ये क्या है, फंक्शन नहीं है, ये स्याह रंग के हो गए हैं, ये आबनूस कलर के हो गए हैं, इनको हम इब्नी बोलेंगे, ठीक है। इब्नी क्या है? इब्नी बेसिकली वेरी ब्लैक वुड है सेंटर में। ये इब्नी आखिर बनी कैसे? ये जो ओल्ड जाइलम सेल्स हैं या कह लें ओल्ड जाइलम टिश्यूज हैं या ओल्ड जाइलम के जो रिंग्स हैं, इनके अंदर जो है कह लें कि आकर वेस्ट मटेरियल ऑर्गेनिक स्टोर हो चुका हुआ है। और अब ये जो कह लें कि हिस्सा है वुड का, अब ये पानी की तरसील के लिए काम नहीं करता, अब ये पानी की ट्रांसपोर्ट के लिए काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसने अपने अंदर एक वेस्ट मटेरियल स्टोर करना शुरू कर दिया है। और इसकी एक वजह भी है कि जैसे आपका जो हाथ है इसके सेंटर में एक हड्डी है जिसकी वजह से आपका हाथ एक स्ट्रॉन्ग हाथ है, तो इसलिए एक सपोर्ट का काम ये वेस्ट मटेरियल इनऑर्गेनिक मिनरल्स जो है वो प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि गाड़ी अगर आके टक्कर मारती है दरख्त को, तो दरख्त का कुछ भी नहीं बिगड़ता, गाड़ी दबड़धूस हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एबनी, द वेरी डार्क वुड विच स्टोर्स अ लॉट ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो लिहाजा ये सब स्टूडेंट्स को जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। इब्नी क्या होता है इसके बारे में अमूमन बोर्ड में क्वेश्चन आता है शॉर्ट, तो इसलिए मैंने चाहा कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं। तो थोड़ी सी बात है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स का, मैं आखिरी बात आपसे करने जा रहा हूँ। जी तो स्टूडेंट्स, आखिर में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक सिक्रीशन और है जिसे हम एक्टिव सिक्रीशन कहते हैं, यानी प्लांट्स जो हैं वो एक्सक्रीशन कर रहे हैं, कुछ केमिकल्स को एक्टिवली सॉइल में डाल देते हैं, यानी दे हैव सम मैकेनिज्म बाय विच दे कैन प्रोड्यूस toxic materials or toxic inorganic compound into the soil. They can take it towards the soil. और ये soil कैसे ये soil तक ले जाते हैं? ये soil में इस तरह ले जाते हैं कि ये soil में जो है आप कह लें कि आपने जो इर्द गिर्द की सॉइल है, लेट्स से एक ट्री है और उसके इर्द गिर्द की सॉइल में जो है ये एक्टिवली सिक्रीशन यानी एटीपी का इस्तेमाल करके कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड सारे जो है वो जड़ों के थ्रू कह लें या स्टेम से गिरते हैं या रेजिन्स की शक्ल में ये नीचे गिरते हैं इनटू द सॉइल। और इससे क्या नुकसान होता है? इससे नुकसान ये होता है कि वो जो ट्री है वो एक कंपटीशन में है कि कोई दूसरा ट्री उसके साथ ग्रो ना करे, कोई बढ़ोतरी ना करे। तो इसलिए इस तरह के ट्रीज में मैं कॉनिफर्स की एग्जांपल को लूंगा कि कॉनिफर से एक्टिवली इनऑर्गेनिक कंपाउंड सॉइल में डालता रहता है, जिससे इर्द गिर्द के जो डिफरेंट दूसरे ट्री हैं, श्रब, हर्ब्स वगैरह हैं, वो ग्रो नहीं करते हैं। और इस तरह की एक्सक्रीशन को हम कंपटीशन के तौर पे जो है वो काउंट भी करते हैं। इसके अलावा आपने देखा है कि बहुत से प्लांट्स जो हैं वो रेजिन्स और डिफरेंट पॉलीमर्स और गम्स और म्यूसिलेजेस वगैरह स्क्रीट करते हैं और ये भी एक्सक्रीशन में ही आता है।
तो लिहाजा स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स को लेकर। अभी हमने इतनी डिटेल डिस्कशन तो नहीं की, लेकिन डेफिनेटली इट्स अ वेरी बिग प्रोसेस टू टॉक अबाउट, लेकिन जितना आपके सिलेबस में था उतना मैंने आपको जो है वो डिस्कस किया है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। मजीद वीडियोस के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे एक लिंक है चैनल प्लेलिस्ट का, वहाँ से इस चैप्टर की सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। और या चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और बायोलॉजी का जो भी चैप्टर आपने पढ़ना है मुझसे पढ़ सकते हैं आप, राइट। सो जाते हुए वीडियो को जो है वो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी नई नोटिफिकेशंस जो वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें। इसके अलावा आने वाले जो आपके दोस्त हैं क्लास में या डिफरेंट पीपल से जो है उनके साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे बारे में इनको ज़रूर बताइएगा, राइट। सो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी बहुत ख्याल रखिएगा।